नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राज सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 6 चैप्टर में पढ़ेंगे लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। तो बच्चों, इसके लिए दो वैज्ञानिक थे, एक तो थे डी सिगमॉर्ड तथा दूसरे थे कैली। इन दोनों ने ही इस टॉपिक पर पूरा रिसर्च किया, अनुसंधान किया और दो बातें उन्होंने बताई। पहले जो वैज्ञानिक थे डी सिगमॉर्ड, उन्होंने बताया कि लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का जो निर्माण होता है वो 4 प्रावस्थाओं में होता है और बाद में उसने एक प्रावस्था को और बताया। जबकि कैली नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रावस्थाओं से जो इसका निर्माण होता है वो जरूरी नहीं है कि सारी प्रावस्थाएं बिल्कुल निश्चित क्रम में हो, वो उल्टी दिशा में भी चल सकती हैं। तो आइए अपन देखते हैं कि डी सिगमॉर्ड ने कौन सी प्रावस्थाओं को बताया इसके निर्माण के बारे में। पहले हम बात करते हैं डी सिगमॉर्ड। ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पहले 4 प्रावस्थाएं बताई। फर्स्ट स्टेज जो थी, फर्स्ट प्रावस्था में इन्होंने कहा कि सबसे पहले लवणीय भूमि का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले नमक का एकत्रीकरण होता है, यानी नमक इकट्ठा होता है। ठीक है, पहली प्रावस्था में क्या होता है, नमक इकट्ठा होता है आकर के। और जो इसकी दूसरी प्रावस्था है उसमें क्या होता है, सेकंड प्रावस्था में नमक से क्षारीय लवणों का निर्माण होता है, यानी इससे क्षारीय लवण जो होते हैं उनका निर्माण होता है, क्षारीय लवण का निर्माण। ये इसकी सेकंड स्टेज है। यानी अब क्षारीय लवण का जब निर्माण हो जाता है तो क्षारीय लवण के निर्माण के बाद उन्होंने जो थर्ड अवस्था इसकी बताई, तीसरी जो स्टेज बताई, उसमें कहा कि ये जो क्षारीय लवण है इनका निक्षालन होता है। क्षारीय लवणों का निक्षालन। निक्षालन का अर्थ हुआ कि क्षारीय नमक जो होते हैं वो पृथ्वी की ऊपरी सतह से, निक्षालन या हम कह सकते हैं कि मृदा की जो ऊपरी सतह है, मृदा की ऊपरी सतह से नीचे की ओर गमन, नीचे की ओर चले जाते हैं, इसे ही निक्षालन कहते हैं। निक्षालन होने के बाद में चौथी जो इन्होंने प्रावस्था बताई, उसमें बताया कि नीचे जाने के बाद इन लवणों का क्या हो जाता है, निम्नीकरण, जिसे हम न्यूनीकरण भी कहते हैं। तो इसका फोर्थ स्टेज जो होती है उसमें इन क्षारीय लवणों का निम्नीकरण हो जाता है। लेकिन बाद में इन्होंने एक 5वीं अवस्था भी बताई, फिफ्थ स्टेज बताई, जिन्हें इन्होंने रिग्रेडेशन कहा। रिग्रेडेशन यानी जिस तरह से ग्रेडिंग होती है, वापस से रिग्रेडिंग यानी रिग्रेडेशन शब्द का एक प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि इन सब प्रावस्थाओं से गुजरते हुए ही लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे, कैली। कैली नामक जो वैज्ञानिक थे, इन कैली नामक वैज्ञानिक ने बताया कि क्षारीय मृदाओं के निर्माण में ये बात जरूरी नहीं है कि इसका निर्माण इसी क्रम में हो, इन्हीं प्रावस्थाओं से गुजरते हुए इस क्षारीय मृदा का निर्माण हो। ये अवस्था है उल्टी भी चल सकती है, यानी उल्टी दिशा में भी इनका निर्माण हो सकता है। तो ये जो दो वैज्ञानिक थे, डी सिगमॉर्ड तथा कैली, इन्होंने क्षारीय मृदाओं के निर्माण के बारे में, इन प्रावस्थाओं के बारे में बताया। अब अपन इनका अध्ययन करते हैं एक एक प्रावस्था का। जो सबसे पहली जो प्रावस्था होती है, नमक का इकट्ठा होना, यानी इसको अपन कहते हैं लवणीकरण। इस प्रावस्था को लवणीकरण कहा, यानी लवणों का इकट्ठा होना या बनना, लवणीकरण कहलाया। तो अपन इनकी एक एक प्रावस्थाओं को देखते हैं किस प्रकार ये प्रावस्थाएं संपन्न होती है। बच्चों, अपन देखते हैं पहली जो प्रक्रिया है लवणीकरण, यानी लवणों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं मृदा में, उसके द्वारा लवण का निर्माण होता है। वास्तव में लवणीकरण जो प्रक्रिया है वो क्या होता है कि मृदा में धीरे धीरे लवणों की मात्रा का इकट्ठा होना ही लवणीकरण कहलाता है। देखो किस प्रकार से बनती है।
आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से निर्मित लवण, यानी जब आग्नेय चट्टानों का अपक्षय होता है तो उससे लवण का निर्माण होता है, तो वही लवणीकरण कहलाती है। या कौन सी प्रक्रिया हो सकती है? शुष्क क्षेत्रों की मिट्टी में सैल्स, बालू पत्थर, ग्लेशियर तथा हवा द्वारा लाए गए पदार्थों के द्वितीय विक्षेपों से निर्मित लवण, यानी जब इस प्रकार के लवण बनते हैं तो उस प्रक्रिया को भी लवणीकरण के अंतर्गत जाना जाता है। इसी प्रकार ज्वालामुखी के गैसीय उद्गार से उत्पन्न क्लोराइड अथवा सल्फेट लवण भी क्या करते हैं? लवणीकरण की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। ऐसे ही सिंचित क्षेत्रों में अधिक समय अंतराल, यानी जो सिंचित क्षेत्र होते हैं वहां पर बहुत अधिक समय अंतराल पर और अधिक मात्रा में सिंचाई करने से भी लवणों का निर्माण होता है। इसी तरह से ऊपरी सतह के पानी का जब वाष्पीकरण हो जाता है तो वो पानी वहां से उड़ जाता है, और जो नीचे की सतह का जो पानी होता है वो ऊपरी सतह पर आता है, तो नीचे जो लवण होते हैं वो उस पानी के साथ ऊपरी सतह पर आकर पपड़ी के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, तो इस प्रकार भी लवण बन जाते हैं। तो अब हम इन सारी प्रक्रियाओं से जब इनको मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि मृदा में धीरे धीरे लवणों की मात्रा बढ़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? लवणीकरण कहलाती है। यानी इन सभी प्रक्रियाओं को अगर हम एक साथ कर दें, सम्मिलित कर दें, तो इनका जो सम्मिलित रूप है वो क्या करता है? लवणीकरण की प्रक्रिया को जन्म दे देता है, लवणीकरण की प्रक्रिया का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार मृदा में धीरे धीरे लवणों की मात्रा बढ़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? लवणीकरण कहलाती है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों क्षारीकरण की। अब अपन बात करते हैं बच्चों क्षारीकरण की अभिक्रिया। क्षारीकरण में क्या होता है कि जब मृदा में विनिमय धनायनों की मात्रा बढ़ती है, जैसे विनिमय धनायन जो होते हैं वो कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन और सोडियम आयन, इन आयनों की जब मात्रा बढ़ती है तो इनके साथ साथ, यानी जब कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही होती है उसी समय सोडियम की मात्रा भी बहुत अधिक ज्यादा बढ़ जाती है। और जब मृदा के कणों पर, ये जो मृदा के कण है, इन मृदा के कणों पर जब सोडियम धनायन की मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उस मृदा को हम क्या कह देते हैं? क्षारीय मृदा कह देते हैं। यानी मृदा कणों पर, ये जो मृदा के जो कण हैं, इस मृदा के कण पर जब सोडियम धनायन की मात्रा बढ़ जाती है, इनकी मात्रा धनायन विनिमय द्वारा जब मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं? मृदा का क्षारीयकरण कह देते हैं, क्योंकि मृदा में जितनी सोडियम की मात्रा अधिक अधिशोषित होगी वो उतनी ही क्षारीय होती चली जाएगी। तो अपन देखते हैं किस प्रकार से क्षारीकरण का निर्माण होता है। मान लीजिए ये एक मृदा का कण है जिस पर कैल्शियम धनायन है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम क्ले। ये क्या होता है? जब सोडियम धनायन से इसकी धनायन विनिमय क्रिया होती है इस मृदा के कण की, यानी ये एक क्ले का कण है, मृदा का कण है, तो इसमें सोडियम आयन इसको विस्थापित कर देता है और इस क्ले पर सोडियम धनायन आ जाता है और कैल्शियम धनायन यहां से विस्थापित हो जाता है। ये कहलाती है सोडियम क्ले। यानी मृदा में क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम जो होता है मृदा के कणों में, वो भी क्या होता है? प्रतिस्थापित हो जाता है, इसको कहते हैं मैग्नीशियम क्ले। सोडियम द्वारा ये प्रतिस्थापित हो जाता है और यहां भी क्या होता है? मृदा का जो कण है उस मृदा के कण पर सोडियम धातु जो होती है वो अधिशोषित हो जाती है और मैग्नीशियम के आयन जो होते हैं प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये भी क्या कहलाती है? सोडियम क्ले। तो इस प्रकार मृदा के कणों पर सोडियम धनायन की मात्रा का इकट्ठा होना, बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? क्षारीयकरण कहलाता है। यानी क्षार की मात्रा हम कहते हैं कि बढ़ गई और मृदा जो होती है वो क्षारीय हो जाती है। अब हम तीसरी जो बात कर रहे हैं, आर्द्रक लवणों का न्यूनीकरण। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो लवण अधिक मात्रा में एकत्रित रहते हैं इस मृदा की सतह पर, मृदा की सतह पर जो लवण अधिक मात्रा में एकत्रित थे वो निक्षालन द्वारा, निक्षालन एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा नीचे की सतह में चले जाते हैं। यानी जितने भी लवण होते हैं वो लीचिंग द्वारा, लीचिंग अपन कहते हैं निक्षालन को, यानी निक्षालन प्रक्रिया द्वारा वो क्या होते हैं? निचली सतहों में लवण चले जाते हैं।
लेकिन लवण तो नीचे की सतह में चले जाते हैं, मृदा के कण पर सोडियम धनायन एज इट इज बने रहते हैं, यानी ये मृदा के कण पर चिपके रहते हैं, जिससे मृदा क्षारीय बनी रहती है, उसकी क्षारीयता कम नहीं होती। ये सोडियम के कण जो होते हैं ये मृदा की सतह पर अधिशोषित होने के कारण मृदा के कण जो होते हैं, यानी पहले जो मृदा के कण पास पास थे, इनमें आसानी से कैपिलरी सिस्टम से जल जो है आर पार जा सकता था। अब ये क्या होता है, सोडियम धनायन की वृद्धि के कारण ये जो मृदा के कण होते हैं उनका विक्षेपण हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है। तो ये कण जो है ये दूर दूर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इनके कणों के बिखरने के कारण इनके अंदर जल जो है वो आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि इनकी जो कैपिलरी जो सिस्टम है वो कैपिलरी सिस्टम टूट जाता है, इसमें कैपिलरी सिस्टम बना रहता है, इसलिए जल आसानी से प्रवेश कर जाता है, लेकिन इसमें नहीं कर पाता। तो इसे हम कहते हैं आधिक्य लवणों का न्यूनीकरण। निम्नीकरण की प्रक्रिया की अपन बात करते हैं बच्चों, कैसे होता है निम्नीकरण। होता क्या है कि आधिक्य लवणों के न्यूनीकरण से मृदा में उपस्थित जो कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लीचिंग द्वारा नीचे चले जाते हैं। तो विलेय लवण जो होते हैं वो पूर्ण रूप से नीचे चले जाने के कारण मृदा के आसपास जो होते हैं वो केवल सोडियम धनायन ही बच जाते हैं, और इन सोडियम धनायन को मृदा से एक्सचेंज करने के लिए, यानी इनसे विनिमय करने के लिए और कोई किसी प्रकार के भास्मीय धनायन जो होते हैं वो नहीं बच पाते। तो ऐसी स्थिति में जो सोडियम जो क्रिया होती है, यानी सोडियम जो होता है इस मृदा के चारों ओर सोडियम धनायन जो होता है, अब ये जो सोडियम धनायन है ये क्या करते हैं, जल अपघटित होकर, यानी जल को तोड़ करके, यानी जल जब ये जल अपघटित होंगे, ये जल जो है ये टूट जाएगा दो भागों में, तो हाइड्रोजन आयन जो है वो आ जाते हैं मृदा की सतह पर, यानी मृदा की जो सतह है इस पर H+ आयन आ जाते हैं, और सोडियम धनायन जो होता है वो अलग होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। इस प्रकार से NaOH बन जाता है। ये NaOH क्या करता है, वापस मृदा में उपस्थित CO2 से क्रिया करके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ये जब क्रिया कर लेता है तो सोडियम कार्बोनेट बना देता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। ये सोडियम कार्बोनेट लीचिंग प्रक्रिया द्वारा विलयन के रूप में मृदा की सतह के अंदर चला जाता है, नीचे चला जाता है, और मृदा में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इसमें बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इसकी अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी, और जब मृदा की अम्लीयता बढ़ेगी, यानी अम्लीयता जब इसकी बढ़ेगी तो क्या होगा, पीएच मान जो होगा वो कम हो जाता है, वापस से घटने लगता है, इसलिए इसको कहते हैं निम्नीकरण। यानी पीएच मान कम होने लगता है, निम्न होने लगता है, क्षारीयता कम होने लगती है, और मृदा जो है वो अम्लीयता उसमें बढ़ने लगती है, और मृदा जो है वो कम होते होते इसका पीएच मान लगभग 6 के आसपास हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं निम्नीकरण होना। अब अपन बात करते हैं बच्चों रिग्रेडेशन की। क्या होता है रिग्रेडेशन? रिग्रेडेशन जो होता है निम्नीकरण की बिल्कुल अपोजिट अभिक्रिया होती है। यानी क्या होता है, ऐसी मृदाएं जिनमें एक बार निम्नीकरण हो चुका होता है उनमें वापस से क्षारीयकरण होने लगता है, यानी क्षार की मात्रा बढ़ने लगती है और सोडियम मृदा के चारों ओर इकट्ठे होने लगता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, रिग्रेडेशन कहते हैं। यानी वापस से मृदा कण जो होते हैं, ये जो क्ले कण जो होते हैं, इसके चारों ओर वापस से सोडियम के आयन जो होते हैं, धन आयन जो होते हैं, वो एकत्रित होने लगते हैं, और जैसे जैसे सोडियम धनायनों की मात्रा बढ़ती जाती है उसकी क्षारीयता पुनः बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार मृदा के चारों ओर सोडियम धनायनों की वृद्धि होने से उसकी क्षारीयता का बढ़ना रिग्रेडेशन कहलाता है। तो इस प्रकार बच्चों इन पांचों चरणों के द्वारा लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है। अब अपन बच्चों इसके बारे में जो आज अपन ने टॉपिक पढ़ा है, इससे संबंधित बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है वो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, और उसका हम अभ्यास करेंगे जिससे हमें अधिक से अधिक फायदा पहुंचेगा। तो देखते हैं अभ्यास प्रश्नों को। महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों, लवणीय मृदा के विकास को
डी सिग्मॉइड ने कितनी प्रावस्थाओं में बांटा। दूसरा प्रश्न है क्षारीय भूमि के निर्माण की विभिन्न प्रावस्थाओं को समझाइए। प्रश्न नंबर 3, लवणीकरण किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न, रिग्रेडेशन को परिभाषित कीजिए। पांचवा प्रश्न है मृदा में लवणों का निम्नीकरण किस प्रकार होता है, समझाइए। और छठा प्रश्न है मृदा में आधिक्य लवणों का न्यूनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इस टॉपिक में जितनी भी बातें अपन ने पढ़ी, अगर आपने इस वीडियो को पूरा ढंग से देखा है तो आप इन 6 के 6 प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो आप अगला वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।